हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हैं आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं ही बोल दिया कि आप लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि हम अच्छे नहीं हैं, तो हमने सोचा कि हम ही बोल दें आप लोगों को कि आप लोग अच्छे हैं। और ईश्वर करे, भगवान करें कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। तो चलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को विज्ञान पढ़ाना शुरू किया है पिछली क्लास से, और आज हमारे ये जो क्लास है, क्लास नंबर ये 3rd है। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। क्लास 9th का ये चैप्टर चल रहा है। विज्ञान की ये क्लास है, तो ध्यान में रखेंगे। हम लोग क्लास 9th पढ़ रहे हैं। क्लास 9th ध्यान में रखेंगे। हम लोगों की जो ये क्लास है, क्लास 9th है। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस यानी विज्ञान। हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि विज्ञान किन शब्दों से मिलकर के बना है, कितने शब्दों से मिलकर के बना है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजों। आज हम लोग ये पढ़ना शुरू करेंगे कि ये जो विज्ञान है, विज्ञान में हमने पिछली क्लास में हमने पदार्थों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज हम लोग बच्चों पदार्थों के बारे में सीखेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। हालांकि हमने पहले ही समझ रखा था कि पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, वो सारी चीजें पदार्थ होती है। हमने पिछले क्लास में आपसे कहा था कि हमारी जो मन है, जो सोच है, जो चिंता है, जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो बात है, जो आवाज है, क्या ये पदार्थ है? तो ये बिल्कुल भी पदार्थ नहीं है, क्योंकि हमारी बात, हमारी आवाज जो है वो स्थान नहीं घेरता है। तो इसलिए विज्ञान की भाषा में इसे हम पदार्थ नहीं कहेंगे। हमने बहुत सारी चीजों को बच्चों पढ़ा था, बहुत सारी चीजों को देखा था, समझा था। आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो ध्यान में रखेंगे, साइंस की क्लास हम लोगों की चल रही है और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ध्यान में रखेंगे, हम टॉपिक का नाम है हमारे आस पास के पदार्थ। तो ये हमारे टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। सो बच्चों, हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मैटर्स आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ जो है, हम उन पदार्थों को कैसे समझें, क्या है, कैसे है। तो हमने इन सारी चीजों को समझ रखा था। जैसे कल की क्लास में हमने आपको कहा था कि ये मान लीजिए ये एक पेन है, तो ये भी स्थान घेरा हुआ है, इसका भी कुछ ना कुछ भार है, तो ये भी एक पदार्थ है। मोबाइल है, जिस मोबाइल में आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, वो भी एक पदार्थ है कि नहीं? तो सारी चीजें पदार्थ है, क्योंकि मोबाइल का भी कुछ वजन होता है, मोबाइल का भी कुछ ना कुछ भार होता है। तो सारी चीजें वो पदार्थ हैं। तो जिन भी सारी चीजों का कुछ ना कुछ भार होता है और जिन कुछ वो सारे चीज जो स्थान घेरते हैं, वो सारी की सारी चीजें पदार्थ हैं। आपकी कॉपी, किताब, बैग, कपड़े, जो कुछ भी है, वो सारी के सारी चीजें पदार्थ हैं। तो हमने इन सब सारी चीजों के बारे में पढ़ रखा था। अभी हमारे लिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि सर आप ये बताओ कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो चलो हम पहले पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको बता देते हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आप लोगों को आगे चल करके बताएंगे, लेकिन आप लोगों में से एक या दो विद्यार्थियों ने उस पर कमेंट किया है कि सर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम आप लोगों को पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में बताएं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं। हम लोगों को सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, और पदार्थ की कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं ये जरूर जानिएगा, क्योंकि आज के दौर में दुनिया बदल रही है और बहुत तेज से आगे जा रही है। अगर आप बहुत छोटी छोटी चीजों को आज से 10 साल पहले जो पढ़ाया जाता था, 10 साल लोग पहले जो पढ़ते थे, सिर्फ आप वहीं तक सोचते हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको आगे बढ़ना होगा और कुछ नई नई चीजों को सीखना होगा। तो उन्हीं नई चीजों को लेकर के हम आप लोगों के पास आए हैं। आज हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे बच्चों कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाएं होती है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो आप जरूर पढ़िए आप सभी लोग। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहां पर हेडिंग लिखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ध्यान में रखेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं ध्यान में रखेंगे। हम लोग लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं बच्चों। ध्यान में रखो, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वन बाई वन बात करेंगे और सभी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो वो देखते हैं, ठीक है। पदार्थ की पहली अवस्था जो होती है, इसे हम बोलते हैं ठोस। ध्यान में रखेंगे, ये ठोस है, ठोस है। पदार्थ की दूसरी अवस्था जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं द्रव बोलते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, ये द्रव है।
तो आप द्रव बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे पदार्थ की दूसरी अवस्था जो बच्चों है वो द्रव है, और पदार्थ की तीसरी अवस्था जो है उसे हम गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पदार्थ की तीसरी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो होती है प्लाज्मा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और पदार्थ की पांचवी अवस्था जो होती है, पदार्थ की पांचवी अवस्था जो होती है, पांचवी अवस्था जो होती है पदार्थ की, उसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हम इसे बोलेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसको लिखेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट, कंडेंस कंडन ना कंडेंसेट, सॉरी, तो हम लोग लिखेंगे कंडेंसेट। ठीक है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, मूव करा देते हैं इसको, ताकि आप लोगों को ये दिखे, है ना। थोड़ा सा हम इसको स्मॉल भी कर देते हैं। चलो, तो ये देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। पदार्थ की कुल चार अवस्थाएं हैं, पांच अवस्थाएं हैं, सॉरी पांच अवस्थाएं हैं। और इन पांचों अवस्थाओं में आप देख पा रहे हैं कि पहली अवस्था जो है, पहली अवस्था जो है वो है ठोस, दूसरी अवस्था जो है वो है द्रव, तीसरी अवस्था जो है वो गैस है, और चौथी अवस्था प्लाज्मा है, और पांचवी अवस्था जो है वो बोस आइंस्टाइन है। आज की क्लास में अगर बच्चों आप ये सीख गए ना, तो आपको समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और आप जाकर के दूसरों से पूछ सकते हो ठीक है, और दूसरों को समझा भी सकते हो। तो सबसे पहले हम चलिए समझते हैं यहाँ पर कि ये पदार्थ की जो पांच अवस्थाएं हैं ये कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस, और बोस प्लाज्मा, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो बच्चों, अगर ठोस का मतलब वो होता है कि जो ठोस होता है उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार निश्चित होने का मतलब है कि जैसे देखिए ये पेन है, तो इसको कितना भी दबाइए ये ऐसे ही रहेगा, चाहे जहां भी रख दीजिए, चाहे जिस भी बर्तन में रख दीजिए, गिलास में भी रख देंगे तब भी ये पेन ऐसे ही रहेगा, और इसको शर्ट में रख लेंगे तब भी ये पेन ऐसे ही रहेगा, इसको जमीन पर रख देंगे तब भी ये पेन ऐसे ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं ठोस, है ना। जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस बोलते हैं। जैसे आपकी मोबाइल जो है, आपकी मोबाइल जैसे है वैसी ही रहेगी, चाहे उस मोबाइल को आप क्या करें, आप गिलास में रख दें तब भी वैसे ही रहेगी, उस मोबाइल को आप डेक्ची में रख देंगे, भगोने में रख देंगे तब भी वैसे ही रहेगी। और आप उस मोबाइल को आप क्या करते हैं, जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस मोबाइल को आप क्या करते हैं कढ़ाई में रख देंगे तब भी ये मोबाइल ऐसे ही रहेगी। अब आप लोगों में से ये मत कहिएगा कि सर हम कढ़ाई में रखेंगे तो पानी भर देंगे तो फिर ये मोबाइल, मतलब मोबाइल का आकार वैसे ही रहेगा, बस रहेगा तो मोबाइल ही, ऐसा तो नहीं है कि उसका आकार बदल जाएगा। लेकिन बच्चों देखो, पानी को आप क्या करते हो, पानी को जब आप क्या करते हैं, पानी को जिसमें भर देते हैं, जैसे गिलास में भर देते हैं, तो वो गिलास के आकार का हो जाता है, गिलास की नहीं हो जाता है। जब उसको कटोरी में भर देंगे तो पानी कटोरी की तरह हो जाता है, ऐसे फैल जाएगा। पानी को जब लोटे में भर देंगे तो लोटा क्या होगा, पानी जो होगा वो लोटे की तरह हो जाएगा, है ना, ऐसे लोटे की तरह हो जाएगा। पानी को जब कढ़ाई में भर दोगे तो पानी कढ़ाई में ऐसे फैल जाएगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा। देखो पानी का जो है वो आयतन निश्चित नहीं है बच्चों, सॉरी, मतलब आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, आकार जो है वो अनिश्चित होता है, आयतन तो निश्चित रहता है। आयतन उतना ही रहेगा, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। फिर से समझने का प्रयास करते हैं, हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग लिखना शुरू करेंगे। ठोस जो होते हैं, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। आप कह सकते हैं इनका इनका आकार, चलो ऐसे ही लिख देते हैं ताकि और अच्छे से हो जाए, बड़े बड़े शब्दों में। आकार और बच्चों आयतन, ये बात आप ध्यान में रखना, आयतन। ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों दोनों निश्चित होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, दोनों निश्चित होता है, निश्चित निश्चित होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस वो सारी चीजें होती हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, मतलब जैसे है वैसे रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा।
अब आप लोगों में से मैं जब पढ़ाता हूँ बहुत सारे बच्चों को, तो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा ये बताओ कि ये मैं एक आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये एक मेरे पास कागज है, इस पर शायद कुछ बच्चों का नाम लिखा गया है। क्या नाम लिखा गया है? शिवम लिखा गया, आकाश लिखा गया, साहिल लिखा गया, मोदी लिखा गया है, निहारिका है, आकांक्षा है, ऐसे कुछ बच्चों का नाम लिखा गया है। ठीक है, ये कोचिंग के वो बच्चे होंगे। तो अगर मान लो कि हमने इसको क्या कर रखा, इस कागज को अगर हमने देखो ऐसे ऐसे पकड़ा और इस कागज को हमने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे पकड़ लिया, फिर इस कागज को हम छोड़ते हैं तो ये कागज देखो फैल जाता है। ठीक है, देखो जैसे था। अब अगर इसको आप कहोगे कि सर ऐसे ऐसे मोड़ दें, ऐसे ऐसे मोड़ लें, तो आप इसको मोड़ लोगे, ठीक है, लेकिन इसका भी तो आयतन और आकार निश्चित होता है, ये फिर थोड़ा सा फैलने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि बस इस बात को ऐसे समझो कि अगर कोई ठोस है तो उसको जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे, वो उसी आकार का और उसी आयतन में रहेगा। यानी मैंने कहा कि अगर इस कागज को हम गिलास में रख दें तो ये वैसे ही रहेगा जैसे हमारी मुट्ठी में है। इस कागज को अगर हम क्या कर दें, कहाँ रख दें, छत पे रख दें, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। इस कागज को अगर हम जमीन पे रख दें तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन पानी को अगर आप गिलास में भरे हो तो गिलास के आकार में होगा, ऐसे भरा रहेगा गिलास में। लेकिन अगर उस पानी को जमीन पर गिरा दोगे ऐसे, तो जो पानी है वो बहना शुरू कर जाएगा, तो गिलास के आकार का नहीं रहेगा बल्कि बहना शुरू कर जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखो पानी का आकार जो है वो बदल जाता है। इसलिए बच्चों आप ध्यान में रखेंगे कि ठोस वो होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अभी इसके बारे में और भी चीजों को पढ़ाएंगे, वो बात ध्यान में रखिएगा। द्रव के बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं? तो द्रव के बारे में हम लोग बच्चों बात कर सकते हैं कि सर ये बताओ यहां पर द्रव जो है, द्रव के बारे में तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि आकार जो है अनिश्चित है। हम रखेंगे आकार, जो द्रव का आकार होता है, आकार अनिश्चित। क्या है भाई? अनिश्चित। तो आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। तो ये देखो, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों कि द्रव जो होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन जो है वो निश्चित होता है। द्रव जैसे हमने कहा अभी कि अगर आपने पानी को गिलास में भर दिया तो वो गिलास के आकार का हो जाएगा, लेकिन पानी को जमीन पर गिरा देंगे तो पानी जमीन पर ऐसे बहने लगेगा, देखो उसका आकार अलग हो गया। लेकिन अगर इस कागज को हम अपने ऐसे सर पे रख लें, देखो तब भी ये उसी आकार का है। और अगर इस कागज को हमने हाथ में ले लिया तब भी ये उसी आकार का है। कि कुछ बदल गया? नहीं बदला ना, जैसे था वैसे ही है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों कि जो है वो ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन देखो पानी को अगर हम क्या करते हैं, पानी को हम गिलास में भर लेते हैं तो गिलास के आकार करेगा। पानी को अगर हम सर पे डाल लेंगे तो इधर उधर गिरने लगेगा, तो पानी का जो है आकार बदल जाएगा, बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा ना, ना बेटा। तो पानी का आकार बदल जाएगा, तो ये बात ध्यान में समझ। तो यहां पर है आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब अगर पानी 1 लीटर है, अब ये आयतन निश्चित होता है कैसे पानी का समझेंगे। पानी अगर 1 लीटर है तो वो चाहे बल्टी में रखिए, चाहे लोटे में रखिए, चाहे गिलास में रखिए, चाहे जिस भी बर्तन में रखेंगे वो 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बदल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। भाई 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन उसका आकार जो है, पानी को इधर गिराएंगे तो इधर उधर फैलना शुरू हो जाएगा, गिलास में रहेगा तो गिलास के आकार का रहेगा, और बाल्टी में रहेगा तो बाल्टी में ऐसे बाल्टी की तरह ऐसे बन जाएगा, है ना। तो आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बच्चों बात करें, गैस की बात कर लेते हैं, तो गैस जो होता है, ये बात आप ध्यान में रखना, गैस जो होता है, गैस में आपको जानना चाहिए कि गैस जो होता है, गैस में आयतन और आकार, यानी आकार, आकार, आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। चलो आप लोगों में से अगर किसी को ये पता है कि यहां पर हमने जो लिखा है प्लाज्मा अवस्था, तो ये 3 चीजें तो आप लोग पहले से जानते थे बच्चों, बट अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा अवस्था, तो अगर आप लोगों में से किन्हीं को पता है प्लाज्मा अवस्था के बारे में तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। तो कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से किसी बच्चे को अगर पता है
प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। आज के बाद अगर आपसे कोई टीचर कहे तो आप उनसे कहिएगा कि सर ये बताओ पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, तो 5 अवस्थाएं कौन-कौन सी होती हैं? 3 अवस्थाएं नहीं होती, ध्यान में रखिएगा, केवल 3 अवस्थाएं नहीं होती, 3 अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस, लेकिन पदार्थ की इसमें 5 अवस्थाएं होती है। तो 5 को पढ़ो, 5 को समझो, जानो, है ना? ध्यान में रखो। अब आप बताओ बच्चों कि ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन-कौन सी होती है? मतलब एक तो 3 आपको तो पता चल गया, मतलब पांचों तो पता चल गया है, बट प्लाज्मा किसे कहते हैं? अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप बताओ कि प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा में क्या होगा? कैसे पता करेंगे कि ये प्लाज्मा है? चलो बताओ फटाफट। अगर जिन बच्चों को पता हो वो बता सकते हैं कि प्लाज्मा क्या है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को यहां पर देख रहा हूं बच्चों, ध्यान में रखना, मैं आप लोगों के कमेंट को देख रहा हूं कि आप लोगों में से किसका आंसर सही होता है। तो चलो फटाक से आप बताओ। ओके, चलिए। हम चलिए, ठीक है, आप लोगों में से कई लोग, कई बच्चे कमेंट कर रखे होंगे। तो पदार्थ की अवस्थाएं, हालांकि देखो ध्यान में रखना कि ये क्लास 9th की विज्ञान है, क्लास 9th का, और इसके पहले मैंने बहुत सारी चीजों को पढ़ा रखा है, 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है क्लास 9th के बारे में, आप जाकर के वहां पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, मतलब इनके पास इतनी ऊर्जा होती है ना, इतनी ऊर्जा होती है ना, इतनी ऊर्जा होती है ना, इतनी ऊर्जा होती है ना कि पूछो मत। इनके पास बहुत ऊर्जा होती है, और ये बहुत इतनी ऊर्जा होती है कि ये आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत का मतलब है बच्चों, इन पर प्लस और माइनस आ जाता है, ध्यान में रखना। कहीं पर भी शब्द लिखा रहे आयनीकृत तो इसका मतलब है प्लस और माइनस का होना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है, आप कह सकते हैं कि अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं ये। ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं, ठीक है। ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं, इनके पास इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि ये क्या होते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। ध्यान में रखना, ये आयनीकृत हो जाते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ, कुछ पूछना है? ये आयनीकृत के बारे में पूछना है क्या? तो बेटा अभी मैं बता रहा हूं आप लोग को, ध्यान में रखना, आप लोग भी ध्यान में रखिए भाई वीडियो में। और यहां पर भी बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बताओ कि आयनीकृत प्लाज्मा क्या है। तो मैं प्लाज्मा को ही बताने जा रहा हूं कि प्लाज्मा को कैसे बताओगे कि आपसे कोई टीचर पूछेगा तो आप कैसे बताओगे कि यही प्लाज्मा है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, इनके पास इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा हो जाती है कि ये आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित होने का मतलब क्या है, प्लस और माइनस में आयनीकृत हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं ना, आप ध्यान में रखेंगे, ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं जिससे जिससे ये आयनीकृत हो जाते हैं, ये कण आयनीकृत हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, ध्यान में रखना, आयनीकृत हो जाते हैं, ये आयनीकृत हो जाते हैं बच्चों, ये बात आप ध्यान में रखना। ये क्या होते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत का मतलब है कि एक पर प्लस और एक पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो प्लाज्मा के माध्यम से ही पृथ्वी तक पहुंचता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सूर्य का प्रकाश जो है वो प्लाज्मा के माध्यम से ही पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो इसको थोड़ा सा करते हैं मूव और ऊपर। आप लोगों में से जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर हो गया थोड़ा सा बगल, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके आगे तो अभी हम समझाएंगे बच्चों, ध्यान में रखना, है ना। तो हो गया, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसके बाद यहाँ की चीजों को स्क्रीनशॉट लेना, मैं आगे लिख दे रहा हूं, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। देखो ये
अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं, जिससे ये कण आयनीकृत हो जाते हैं ना, जिससे ये कण आयनीकृत हो जाते हैं। जैसे जैसे आप कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश, है ना, तो आयनीकृत हो जाते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अब देखिए कभी कभी आप लोग जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा देखने को, तो आप चाहे गैस के रूप में लिखे चाहे जैसे भी लिखे, ये कण आयनीकृत हो जाते हैं। जैसे जैसे ब्रैकेट में लिख लेना, आयनीकृत हो जाते हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में। उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण सूर्य का प्रकाश का प्रकाश। तो देखो बच्चों ध्यान में रखना, सूर्य का प्रकाश भी, सूर्य के प्रकाश मतलब सूर्य के पास इतना ज्यादा तापमान होता है, इतना ज्यादा तापमान होता है, इतना ज्यादा तापमान होता है, इतना ज्यादा सूर्य के पास तापमान होता है, इतना ज्यादा सूर्य के पास तापमान होता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा उसके पास ऊर्जा हो जाती है कि सूर्य की चारों तरफ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं बच्चों, तो ये देखो सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर क्या होता है, इतना ज्यादा तापमान होता है, यहां पर गर्म होता है कि इसके चारों तरफ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ऐसा हो जाता है बच्चों। फिर ये ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ना, ऐसे करके चलता रहता है बच्चों, ध्यान में रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये इस तरीके से देखो, इसके चारों ओर इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आयनीकृत बनता जाता है। और इसी के माध्यम से प्रकाश, ध्यान में रखना, इसी प्लस ये जो आयनीकृत हो रहा है, ध्यान में रखिएगा बच्चों, अगर आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये चले कि सर ये बताओ आयनीकृत होने का मतलब क्या होता है। आयनीकृत होने का मतलब होता है कि किसी एक पर प्लस आना और किसी एक पर माइनस आ जाना, यानी प्लस और माइनस का हो जाना ही आयनीकृत कहलाता है। यहां पर आप देख सकते हो आयनीकृत हो चुका है, ठीक है, तो ये आयनीकृत हो गया है। और अब ये क्या करेगा, यहां से प्रकाश डिकचुक 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 चारों तरफ चलेगा और यहां से डिकचुक 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 करके आपकी पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और हम लोग रहते हैं कहते हैं अरे यार धूप बहुत तेज बाट है, तो यहीं से आता है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखना बच्चों, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्या हुआ ये हमारी पृथ्वी है। अब यहां से बच्चों ये सूर्य का प्रकाश आयनीकृत होकर के धीरे धीरे पृथ्वी पर पहुंच रहा है, ऐसे इस तरीके से पृथ्वी पर पहुंच रहा है। इसी को बोलते हैं बच्चों, ये प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस का होना क्या कहलाता है, प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। बात समझ में आई। तो आज आपको ये पता चल गया कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, तो 5 अवस्थाओं में से चौथे नंबर को आपको पता चल गया कि प्लाज्मा अवस्था क्या होता है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई प्लाज्मा अवस्था कैसे उत्पन्न होगा या क्या होगा, आप बोलेंगे कहीं पर बहुत ज्यादा तापमान होगा, बहुत ज्यादा तापमान होगा, तो उसके चारों तरफ जो गैस होगी या जो कण होंगे वो आयनीकृत हो जाएंगे। आयनीकृत का मतलब उसके चारों तरफ प्लस और माइनस बन जाएगा, वही आयनीकृत होना होता है। तो प्लस और माइनस बन जाएगा और उसी के माध्यम से पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। जैसे देखो आप लोगों में से मेरे पास अभी तो यहाँ पर नहीं है, बट ये लाइट वेट जो आप देख रहे हो, जहां पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में शूट कर रहा हूँ, इस लाइट में भी क्या होता है, ये लाइट में भी गैस भरी होती है। और वो कौन सी गैस है, कमेंट करके बताओ तो, है ना। लाइट में भी गैस भरी होती है, और कौन सी गैस, नियान गैस भरा होता है, और भी गैसें होती हैं। तो ये गैसें जब हम विद्युत का प्रवाह कराते हैं इस लाइट को, जब इसमें हम विद्युत ऐसे छुआते हैं, इसको तार लगा करके तार लगाते हैं, और जब इसमें लाइट आती है ना, तो पता है क्या होता है, लाइट जब इसमें आती है तो वो इतना ज्यादा उसमें गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा ऊर्जा होती है, इतना ज्यादा हीट हो जाता है, तो उसमें फिर से प्लस माइनस हो जाता है। और जब प्लस माइनस बन जाता है, गैस जो है, जो नियान गैस है, वो प्लस माइनस के रूप में बढ़ जाता है, और इसलिए वो क्या होता है कि वो गैस जो है वो फिर पूरे हमारे घर में रोशनी फैलाना शुरू कर देता है। जैसे इस तरीके से देखो, है ना। अगर आप लोगों को समझ में आना चाहिए इधर देखो, जैसे मैंने एक बल्ब लिया, यहां देखो, जैसे सूर्य को आप समझे हो, तो सूर्य को मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं बच्चों, सूर्य को मैं इधर थोड़ा सा कर लेता हूं,
तो आप यहाँ देखो, हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलो एक हमने मान लिया कि ये बच्चों ये हमारे पास क्या है, आप देखो ये हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे पास एक बल्ब है। हम्म, चलो ये क्या है, एक बल्ब है ना आप इसको ऐसे समझ लो। और चलो इसमें दिखा देते हैं हम आपको। ये देखो एक बल्ब है। अब ये बल्ब में क्या किया हमने, यहाँ जो है ये बल्ब है, ये बल्ब है और ये पूरा बल्ब है। हमने यहाँ पर क्या कर रखा बच्चों, यहाँ पर चलो दूसरा कलर चूज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा, यहाँ पर आप देखते हो ऐसे इस तरीके से होता है। जब इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम होल्डर में प्लग में लगा देते हैं, खोस देते हैं, या फिर हम तार से इसको जोड़ देते हैं, इस बल्ब को ऐसे तार से जोड़ देते हैं और ऐसे लटकाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये बल्ब जलने लगता है। दरअसल जैसे इस बल्ब के अंदर क्या होता है, नियान गैस भरी होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नियान गैस। कौन सी गैस, नियान गैस। मेरे साथ बोलो, कौन सी गैस भरी होती है भाई, इसके अंदर जो गैस भरी होती है बच्चों, वो देखो कौन सी गैस भरी है इसके अंदर, नियान गैस भरी है। ठीक है, ध्यान में रखो ये कौन सी गैस है, नियान गैस, नियान, नियान गैस। ये बात आप ध्यान में रखना, इसके अंदर नियान गैस भरी होती है। जैसे ही हम विद्युत का प्रवाह इसमें कराते हैं, लाइट को लगाते हैं इसमें, ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, 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 इतना ज्यादा गर्म हो जाता है यार, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि मतलब इसके चारों तरफ ना ये पूरा गैस जो होता है ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बना लेता है, मतलब प्लाज्मा की अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाता है, प्लाज्मा की अवस्था में। देखो अभी यही तो मैं समझा रहा हूं कि इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि इसके अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चलने लगता है। ध्यान में रखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चलने लगता है बच्चों। आप देख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो ऐसे ऐसे इस तरीके से चल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइ सॉरी 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 हाँ प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा इस तरीके से देखो चल रहा है। और यही ठन आप खड़े रहे हैं, आप ऐसे देखिए ऐसे चारों तरफ चलने लगेगा। इधर भी क्या होगा, इधर भी बच्चों वही बनेगा। ध्यान में रखो, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा बनता चला जाएगा, चारों तरफ ऐसे बनेगा। ध्यान में रखना, चारों तरफ ऐसे बनेगा, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से देखो चारों तरफ ऐसे फैलेगा। यहां भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, नीचे की तरफ भी फैलेगा, प्लस माइनस है ना, इस तरीके से माइनस प्लस माइनस, है ना, इस तरीके से फैलना शुरू हो जाएगा चारों तरफ। और यहीं पर आप यहीं खड़े हैं, आप देखिए यहीं यहाँ टिंगे टिंगे करके खड़े हैं, यहाँ टिंगे 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 टिंगे, यहाँ आप खड़े हैं टिंगे टिंगे करके, आप देखिए यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर प्रकाश जाएगा ऐसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके जा रहा है। आप कहते हैं करी यार लाइट जल गई बाटे, रोशनी आता, तो देखो बच्चों कैसे आ रहा है, जब इसमें हमने विद्युत का प्रवाह कराया तो ये प्लस और माइनस के रूप में बदल गया। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जितने बच्चों को समझ में आया हो आप सभी लोग इसको जरूर बताना कि सर मुझे समझ में आ गया ये प्लाज्मा अवस्था क्या है और क्या आप समझा रहे हो। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो ध्यान से मेरी बात सुनना कि जब भी कभी हो दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना, आप यूट्यूब पर कमेंट करके पूछना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो ये प्लाज्मा अवस्था हो गया, ठीक है। तो बल्ब में भी बच्चों क्या होता है, नियान गैस भरी होती है और वो नियान गैस जब विद्युत का उसमें प्रवाह कराते हैं इतना ज्यादा हीट हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो प्लस माइनस के रूप में बढ़ जाता है। उसी को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ये थोड़ा ना तो एकदम पानी की तरह होता है और ना ही एकदम कठोर होता है, हाँ
ये ना तो पानी का होता है और ना ही कठोर होता है। समझ में आ गया? शिक्षा इधर देखो, शिक्षा इधर देखो बेटा, समझ में आ गया ना? हाँ चलो अच्छा ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि समझ में आ गया तो हाँ बोलना चाहिए ना, हाँ क्या कर रहे हो यार, बोलना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, इधर देखिए, तो ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। देखो इधर, अब मैं अगली बात करता हूं बच्चों, यहां पर देखिएगा तो आपको प्लाज्मा अवस्था समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप एक दूसरे बल्ब को देखेंगे, है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब को देखेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से, जैसे नियान बल्ब होता है वैसे एक फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बगल हो हूँ, हाँ हाँ ठीक है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब भी होता है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी क्या होता है, फ्लोरोसेंट गैस भरी होती है, इसके अंदर फ्लोरोसेंट गैस भरी होती है। जैसे नियान बल्ब के अंदर नियान गैस भरी होती है, इसको नियान बल्ब कहेंगे क्योंकि नियान गैस भरी है। यहां पर ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट गैस भरी होती है। समझ में आ रहा है? तो फ्लोरोसेंट गैस भरी होगी, तो फ्लोरोसेंट गैस होती है, उसमें भी विद्युत का प्रवाह कराएंगे तो वो भी क्या होगा, प्लस और माइनस में बढ़ जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा अवस्था। तो ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मा अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था जब बहुत ज्यादा तापमान होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी, तभी कोई चीज प्लाज्मा अवस्था में बदलेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश में भी हमने देख लिया, सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है, और नियान गैस भी प्लाज्मा का उदाहरण है। तो बच्चों फटाक से आप इसको लिख लो, और जिनको अगर ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये मैंने समझाया है, इसमें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लेना कि कैसे कैसे मैंने समझाया, क्या क्या मैंने बताया, सारी बातों को आप समझ लो, और उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण में देखो, एक उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, और दूसरा उदाहरण है उदाहरण एक सूर्य का प्रकाश, दूसरा नियान बल्ब, हाँ, दूसरा नियान बल्ब, नियान बल्ब, नियान बल्ब में नियान गैस, गैस, ठीक है, नियान बल्ब में नियान गैस का आयनीकृत होना, तो नियान बल्ब में नियान गैस का आयनीकृत होना। तो बच्चों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, लिखो, कॉपी में लिखो, रहो सबसे आगे, बेस्ट पढ़ोगे तो बेस्ट रहोगे, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा रहोगे, और सबसे अच्छा पढ़ोगे तो सबसे आगे रहोगे। तो ये बात आप ध्यान में रखना, यहां पर इस चैनल पर, आप यूट्यूब चैनल पर आप बहुत बेस्ट पढ़ सकते हो, इसलिए आपको जरूर यहां पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हम अगली बात करते हैं, यहां पर हमारे पास जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन अब हम बच्चों आप लोगों को बताने चल रहे हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था। सामान्यतः आपको जितने भी टीचर्स हैं, सारे टीचर्स आपको पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं पदार्थ की 4 अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ध्यान में रखना, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, आप कहेंगे कि सर हमारे स्कूल में, विद्यालय में ठोस के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया गया, मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी तो धीरे धीरे होले होले सुनो तो सही। आप लोगों के स्कूल में, कॉलेजों में आप बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ते हैं, बहुत हल्का फुल्का पढ़ते हैं, बट आज आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से इसके लिए कोई सुपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, पदार्थ की ये चौथी अवस्था क्या है ना, सॉरी 5वीं अवस्था क्या है, इसको देखो। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट हो गया, चलो इनको हटाते हैं ताकि हम आपको समझा सके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट समझाएं, इसके लिए जरूरी है कि हम इसको हटाएं। हाँ, बोस आइंस, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए, मैं भूल गया था बच्चों। तो बोस आइंस्टाइन, तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया है, बोस आइंस्टाइन लिखा गया था, आइंस, आइंस, बोस आइंस्टाइन,
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को समझने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, वो बात आप ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे तो मैं अभी इसको नहीं पढ़ाता, इसको बाद में पढ़ाता, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप पहले पदार्थ की पांचों अवस्थाओं को समझाओ। हमने कहा कि हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे, तो आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना हुआ करे, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक बना दो, ये टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में हमें थोड़ी सी कम समझ है या हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इसके लिए कुछ एक ऐसा वीडियो बनाओ कि जिससे हमें समझ में आ जाए, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा वो वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर चलो समझते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। ठीक है, देखो भाई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है कि सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए कि सबसे कम घनत्व वाली या अत्यधिक कम घनत्व वाले गैस को जब अत्यधिक कम तापमान तक ठंडा करते हैं, बस इतनी बात समझो, दिमाग में समझ में आ जाएगा, है ना। अभी बात बताते हैं, पहले तो बोस आइंस्टाइन को खोजा किसने था। बोस नामक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जो है भारत के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पदार्थ को खोजा था, मतलब पदार्थ की इस चौथी अवस्था को खोजा था। तो किसने किसने खोजा था वो समझ लो पहले, आप लोगों के मन में चलेगा कि सर किसने किसने खोजा था। हो सकता है कि आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए, तो आप लोग लिख लेना इसकी खोज, इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ, यहां अंडरलाइन कर देता हूं, सत्येंद्र नाथ बोस और, दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, इसलिए इन दोनों के नामों पर रखा गया। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने की थी। आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिकों ने की थी, वैज्ञानिकों ने की थी। तो ये बात आप ध्यान में रखो। तो भाई सबसे पहली बात आप ध्यान में रखो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नामक पदार्थ की खोज किसने की थी। यह पदार्थ का पांचवा अवस्था है। इसकी खोज करने वाले थे एक सत्येंद्र नाथ बोस जो कि भारत के थे, और एक विदेशी वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी खोज की थी शिक्षा। हाँ हाँ, याद हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, ओके। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखना बच्चों कि सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की खोज किया था। चलो फटाफट आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि काफी देर हो रही है, लेकिन आपको मैंने समझाने में ये टाइम लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए और आज के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो फटाक से आगे देख लेते हैं। ये इसकी खोज, तो इसकी खोज इन्होंने किया था, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी खोज किसने किया था, बोस आइंस्टाइन का, ठीक है। और कब किया था भाई, 1920 में। बात मेरी समझ में आ रही है, तो आप ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हैं, 1920 सन को लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1920 लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हालांकि देखेंगे तो इसकी मतलब इनके नाम पर रखा गया, इन्होंने इसकी खोज की थी, लेकिन आगे चल करके इस पर प्रयोग और परीक्षण करने वाले अनेक दूसरे वैज्ञानिक थे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो इसको हटाते हैं अभी। ये पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किसने किया था।
तो पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज करने वाले बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, आइंस्टाइन, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। बोस, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन। हम लोग यहां पर समझते हैं कि ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है क्या। सुनो इसको ध्यान, कैसे समझोगे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था यही है मेरे दोस्त। इसको समझने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। देखो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था हुई उसको कैसे समझो। ये कहा गया कि बहुत कम घनत्व वाली, मतलब जिसमें घनत्व का मतलब क्या होता है, इधर देखो आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। देखो एक चीज मैंने ऐसे लिया और चलो थोड़ा और छोटा ले लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए। चलो ऐसा ले लिया, देखो ऐसे, और एक मैंने ऐसा ले लिया, ये ले लिया, है ना। देखो इधर, अब अगर मैंने क्या कर दिया ना बच्चों, यहां पर समझो, मैंने यहां भर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 को मैंने इसमें भर दिया ना, तो 11 जो मैंने इसमें खंड को भरा या 11 व्यक्तियों को भरा इस कमरे में, मान लो कि 11 लोगों को मैंने इस घर में रख दिया, तो 11 लोग ऐसे सटे सटे हैं। जैसे गड़िया उड़िया में बैठा था तो वहीं चिपका रहा था, कहता अरे यार तनी गर्मी लगा था, तनी दूर यार आता ना यार, गर्मी लगा था, और ठंडिया पड़त रहे तो ही में वाह वाह वाह, इसने और बैठा यार, ही बैठा रहा, ठंडी लगा था ऐसे। तो देखो यहाँ ससक करके बैठे हैं, ससक करके, है ना, गौवा की भाषा में कहते हैं ससक गए, तो ससक करके बैठे हैं, तो इसको बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा घनत्व है, यहाँ घनत्व ज्यादा है बच्चों, घनत्व ज्यादा है, ध्यान में रखो, इसमें घनत्व, घनत्व ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। यहाँ देखो घनत्व ज्यादा है। कुल कितना हमने भरा है, 4 4 8 और 8 1 9 10 11, 11 भरा है। अब मैं 11 लोगों को इसमें भरता हूं, ठीक है। देखो इस घर में एक उतने बड़ा बड़ा भरेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक 11। देखो इसमें थोड़े दूर दूर है नहीं, ओहो, इसमें क्या है, थोड़ी दूर दूर है। तो जब कोनो चीज सट जाए ना, एकदम ठूस ठूस के भर दिया है, तो कि कह दिया घनत्व ज्यादा बा, और कोनो चीज में का होए, ठूस ठूस के ना भरा रहे, कम रहे, तो कि बोलत घनत्व कम बाटे। तो यहाँ देखा हुआ तो उतना ही चीजिया, लेकिन यहाँ जगहिया ज्यादा बाटे, एक नाते यहाँ बोलबा घनत्व कम है। तो यहाँ पर देखो घनत्व कम है, तो ये बात आप ध्यान में रखना बच्चों। इसमें घनत्व कम है, इसमें घनत्व ज्यादा था, इसमें घनत्व कम है, तो यहां पर आप देख सकते हो घनत्व कम है। लेकिन अगर अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर क्या उतना ही रहेगा, तब नहीं, उतना ही से नहीं मतलब है। अगर मैं यहीं पर बोल दूं, जैसे यहां पर क्या कर दूं, यहां पर मैं और लोगों को भर दूं, है ना, यहां पर मैं और लोगों को भर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो मैंने ऐसे भर दिया 30, और पहले 30 बाद में भर दिया, और 11 पहले से था, तो 30 10 40 और 41, 41 लोगों को मैंने इसमें भर दिया, तो घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप बोलोगे कि सर घनत्व बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बढ़ गया। मतलब आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे समझना है कि जहां पर ज्यादा लोग ठूस ठूस के भरा रहे हैं वहां घनत्व ज्यादा रहे, और जहां पर कम लोग भरा रही हैं ठूस ठूस के, जहां सकस्ती कम रहे वहां घनत्व कम रहे, बात खत्म। अब ऐसे देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो था बच्चों, इसको समझने के लिए आप समझो इस बात को कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो था, इसमें यह कहा गया कि बहुत कम घनत्व वाली गैस को अत्यधिक तापमान पर, ध्यान में रखना, बहुत सॉरी अत्यधिक तापमान पर नहीं, अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा करते लाया ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इसको, इसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन। तो इसमें मैं शब्दों को लिख दे रहा हूं, आप वो समझ लो कि लिखेंगे इसमें कम घनत्व वाली गैस को, कम घनत्व वाली गैस को जब
अत्यंत कम तापमान तक, अत्यंत कम तापमान तक ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तब बोस आइंस्टाइन, चलो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नामक पदार्थ की पांचवी पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त होती है। तो इसको बस आप लिख लिए, हो गया बच्चों। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो कम घनत्व वाली गैस को जब अत्यंत कम तापमान तक ठंडा किया जाता है, तब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नामक पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त होती है। तो मतलब जिस गैस का घनत्व बहुत कम हो, मतलब आप समझ सकते हैं गैस का घनत्व का मतलब जहां बहुत ज्यादा गैस ना भरा रहे, मतलब कम गैस रहे, और ओके बहुत कम तापमान तक ठंडा करेंगे, ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, ठंडा। जैसे ठंडा कैसे करते हैं, आपको बहुत गर्मी लगती है या कोई चीज होता है बहुत गर्म रहता है तो उस पर बर्फ रख देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी अत्यंत कम ठंडा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, बहुत कम ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे कम ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, तब जो पदार्थ की अवस्था प्राप्त होगी उसी को हम बोलेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोलो आप लोगों में से कितने बच्चों को यह समझ में आ गया। तो आज ये हमने पदार्थ की चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था के बारे में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। बच्चों ध्यान में रखना कि हम आप लोगों को जो भी पढ़ाएंगे आप लोग देखते रहेंगे कि ये सारे सवाल, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं और पूछे जाते हैं। ना केवल आपके एग्जाम में बल्कि आपके आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम और नीट वगैरह का आप पेपर देंगे तब भी वहां पूछा जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये क्लास जो है सिर्फ आपके 9, 10, 11, 12 के लिए नहीं है, बल्कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे तो हर एक क्लास के लिए ये उपयोगी होगा। तो चलो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की ये क्लास कैसी लगी। वीडियो 47 मिनट की हो गई है, काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो आप मुझे जरूर बताना और मिलते हैं कल की वीडियो में। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल की वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। कल हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि ठोस, द्रव, गैस को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को भी खत्म करते रहेंगे। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।